कोइन ऑफ कोकेन अनमोल उर्फ पिंकी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस रही है। अनमोल उर्फ पिंकी ने बहरिया टाउन और गवादर में बेनामी जायदादें खरीद रखी थीं। अनमोल का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया जिसमें 6 करोड़ से जायद रकम थी। पिंकी के भाई नासिर बलोच और रियाज बलोच अनमोल के धंधे में 50-50 के पार्टनर थे। पिंकी ने 2015 में वालिद से झगड़े के बाद घर छोड़ दिया था और लाहौर चली गई थी। पिंकी इब्तिदा में लाहौर से बैठकर अपना नेटवर्क चलाती थी। कराची में कोकेन की सप्लाई दोनों भाई देखते थे। क्वीन ऑफ कोकेन को 2022 में इश्तिहारी करार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो ना तो एएनएफ के हाथ लगी ना पुलिस के। हाँ, भाई नासिर बलोच ज़रूर हाथ लगा, लेकिन जल्द ही वो भी ज़मानत पर बाहर आ गया। नासिर की ज़मानत मुस्तरद कराने की कोशिश भी सिर्फ कोशिश ही रही। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज जिस मुकदमे की बात हो रही है उसमें भी उसका भाई नासिर ही गिरफ्तार हुआ था और फिर बाइज्जत बरी भी हो गया था। ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, उस सब से हटकर जो नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। असल कहानी सिर्फ मेरे पास होती है, क्योंकि मैं निकाल कर लाता हूँ पूरी जन्म कुंडली। तो अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जब कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस रही है, तो आपका ख्याल फिर अयान अली की तरफ तो नहीं चला गया था। अनमोल और अयान अली में बहुत कुछ कॉमन है, दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। अयान एक सियासी शख्सियत का पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हुए पकड़ी गई थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक शक्ल है, लेकिन अनमोल उर्फ पिंकी का तरीक़े वारदात कुछ मुख्तलिफ था और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो मेरे हाथ लग चुका है। तो जनाब, कहानी शुरू करते हैं 2015 से, जब अनमोल उर्फ पिंकी लियाकताबाद में लियारी नदी से मुल्हिका अंगारा गोट, जिसे बलोच पाड़ा भी कहा जाता है, वहाँ अपने वालिद मुराद बख्श के घर में रहा करती थी। अनमोल उर्फ पिंकी के 4 भाई नासिर बलोच, रियाज बलोच, शौकत बलोच और कामरान बलोच हैं, जबकि 3 बहनें यास्मीन बीबी, नौरीन बीबी और अमरीन बीबी भी हैं। अनमोल शुरू से ही खुदसर थी और वालिद की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां उसे हमेशा से ही बुरी लगती थीं। उसने घर से कदम निकाला तो वालिद ने रोकना चाहा, जिस पर बाप बेटी में झगड़ा हुआ और अनमोल ने उस झगड़े के बाद घर ही छोड़ दिया। अनमोल कुछ अरसा कराची में रही और पोश इलाकों की पार्टीज़ में ड्रग कैरियर बनकर काम करती रही, लेकिन फिर वो लाहौर मुंतकिल हो गई, जहां उसने एक ड्रग सिंडिकेट को ज्वाइन कर लिया। 2017 में उसने अपने भाई नासिर बलोच को फ़ोन किया और उसे और रियाज बलोच को अपने साथ काम करने की ऑफ़र दी। अनमोल और पिंकी ने नासिर बलोच से कहा कि वो लाहौर से मनशियात कराची भेजेगी और उसे और रियाज को वो कराची में कस्टमर्स तक पहुंचाना होगी। नासिर और रियाज ने बहन की ये ऑफ़र कबूल कर ली और वालिद से छुपकर गुलशन इकबाल में एक फ्लैट किराए पर ले लिया, जिसका किराया और बिजली और गैस के बिल भी अनमोल ही लाहौर से भेजती थी। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर वाक़ई ये वही फ्लैट है जिसका इस वक्त मीडिया में चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि अनमोल गुलशन इकबाल में अबुल हसन अस्फहानी रोड के एक फ्लैट की रिहायशी थी। असल में तो ये फ्लैट नासिर और रियाज ने ड्रग का धंधा बाप से छुप कर चलाने के लिए किराए पर लिया था। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं कहता और जो कहानी मैंने अब तक आपको सुनाई है वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। इसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं और ये सब डॉक्यूमेंट हुआ 2019 में और इसका आगाज़ हुआ 1 सितंबर को, जब एक वफाकी इदारे को ये इत्तला मिली कि मनशियात की बैनुस्सूबाई स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी ने अपनी एक ख़ास कारिंदा नसीम बीबी के ज़रिए लाहौर से मनशियात की एक बड़ी खेप कराची भिजवाई है, जिसकी डिलीवरी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बिलाल चौरंगी के पास शाम 6 बजे दी जाएगी। वफाकी इदारे के एहलकारों ने इस इत्तला पर बिलाल चौरंगी पर फील्डिंग लगा दी। इदारे के एहलकार एक कार में बैठकर उस मुकाम की निगरानी करने लगे। ठीक 6 बजे एक बुर्का पोश खातून एक छोटी बच्ची के साथ उस मुकाम पर पहुंची, जिसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी था। वफाकी इदारों के एहलकारों के साथ मौजूद मुखबिर ने खातून की तरफ इशारा किया और तस्दीक की कि यही वो खातून है जो मनशियात की डिलीवरी देने पहुंची है। अब सिर्फ उस शख्स का इंतज़ार था जो डिलीवरी लेने आने वाला था और 10 मिनट बाद वो भी मौके पर पहुंच गया।
बुर्का पोश खातून ने वो काले रंग का बैग उस शख्स के हवाले किया और जैसे ही वो अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से जाने लगी, वफाकी इदारे के अहलकारों ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, बल्कि तीनों को, उस मासूम बच्ची को भी जिसे ये मालूम भी नहीं था कि वो वहाँ क्यों है। ये वफाकी इदारा कोई और नहीं, इंसदाद मनशियात का इदारा एंटी नारकोटिक्स फोर्स था। और ANF के अहलकारों ने जब उस काले बैग की तलाशी ली तो उसमें से चर्स और कोकेन की एक बड़ी खेप मिली, और उसकी डिलीवरी देने वाली खातून थी अनमोल उर्फ पिंकी की ख़ास कारिंदा नसीम बीबी, और डिलीवरी लेने आने वाला शख्स था अनमोल उर्फ पिंकी का सगा भाई नासिर बलोच। और यहाँ से चीज़ें डॉक्यूमेंट होती चली गईं। पिंकी के वालिद से झगड़े के बाद घर छोड़कर चले जाने, लाहौर मुंतकिल हो जाने और 2017 में भाइयों को फ़ोन करके मनशियात के धंधे में शामिल होने की ऑफ़र तक जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, वो सब पिंकी के भाई नासिर बलोच ने 2019 में दौरान तफ्तीश ANF को सुनाई थी। नासिर ने और क्या बताया ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। पहले ज़रा सकीना बीबी की कहानी क्लोज़ कर दूँ। सकीना बीबी का ताल्लुक़ लाहौर से था और उसने दौरान तफ्तीश बताया कि तंगदस्ती की वजह से वो अनमोल उर्फ पिंकी के लिए काम करने पर मजबूर हुई। अनमोल उर्फ पिंकी महीने में 5 से 6 मरतबा उसे चर्स और कोकेन देकर लाहौर से कराची रवाना करती, और ये चर्स और कोकेन उसे उसके भाई को डिलीवर करना होती थी। उसे किराए के अलावा हर चक्कर पर अनमोल उर्फ पिंकी 10,000 रुपये दिया करती थी। नसीम बीबी ने बताया कि शक से बचने के लिए वो अपनी कमसिन बेटी को हर सफ़र में अपने साथ रखती थी, और नसीम बीबी को जब इस केस में बाकायदा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो उसकी उस कमसिन बेटी को भी उसके साथ जेल जाना पड़ा था। नसीम बीबी ने उस वक्त ये भी बताया था कि अनमोल उर्फ पिंकी ने लाहौर में मनशियात के इस धंधे के लिए कई लोग रखे हुए हैं जो उसकी दी हुई मनशियात उसके बताए हुए ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अब वापस अनमोल उर्फ पिंकी के भाई नासिर पर आते हैं। नासिर बलोच ने दौरान तफ्तीश ANF को बताया कि अनमोल उर्फ पिंकी उसकी सगी बहन है, और वो और उसका दूसरा सगा भाई गुज़िश्ता 2 साल से मनशियात के इस धंधे में मुलव्विस हैं और पिंकी के साथ 50-50 के पार्टनर हैं। पिंकी जो भी मनशियात लाहौर से कराची भेजती, फ़रोख्त के बाद उसमें से 50% रकम दोनों भाई आपस में तकसीम कर लेते, जबकि बाकी 50% वो पिंकी के बताए हुए अकाउंट में जमा करा देते, और यही वो अकाउंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। पिंकी ने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की और कैसे बेनामी जायदादें बनाई ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले ज़रा उसके भाई नासिर अली की कहानी पूरी कर लेते हैं। नासिर के मुताबिक लाहौर से पिंकी की भेजी गई मंशियात उसके ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसके भाई रियाज बलोच की थी। ANF ने रियाज बलोच की गिरफ्तारी के लिए भी उसके कई ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन वो गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो चुका था। नासिर ने यह भी बताया कि वो पहले CTD के हाथों भी मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है, और उस मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी ने ही उसकी ज़मानत कराई थी। ANF ने नासिर के बताए हुए जब उन बैंक अकाउंट्स पर काम किया जो पिंकी के नाम पर थे, और नासिर उनमें मनशियात की फ़रोख्त से हासिल करदा रकम जमा कराता था, तो पता चला कि 2 मुख्तलिफ बैंक्स में मौजूद इन अकाउंट्स में से एक कराची और दूसरा लाहौर का है। पिंकी का कराची में बैंक अल हबीब की अंचोली ब्रांच में अकाउंट था, जबकि लाहौर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की गार्डन टाउन ब्रांच में अकाउंट खोला गया था। और तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि लाहौर में खोला गया अकाउंट एक सैलरी अकाउंट था। पिंकी ने अकाउंट ओपनिंग के वक्त खुद को लाहौर की एक कंपनी रिको ट्रेडर्स का मुलाजिम जाहिर किया था, और कंपनी के लेटर हेड पर ही यह अकाउंट खोला गया था। लेकिन बैंक ने इसकी तस्दीक की ना तो उस वक्त कोई ज़रूरत महसूस की और ना ही बाद में, जब इस अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही थी। बैंक मैनेजर जिसने पिंकी का ये अकाउंट खोला था, उसने बाद में ये बयान देकर खुद को बचा लिया था कि उसे बैंक में आए हुए चंद ही माह हुए थे, इसलिए वो इस जालसाजी को समझ नहीं सका। अनमोल और पिंकी का लाहौर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की गार्डन टाउन ब्रांच में मौजूद अकाउंट में उस वक्त भी 6 करोड़ से ज़ायद की रकम मौजूद थी, जबकि कई बड़ी ट्रांजैक्शंस भी उस सैलरी अकाउंट से सामने आई। अनमोल और पिंकी ने यह बैंक अकाउंट असल में मनशियात के धंधे से कमाए जाने वाले काले धन को सफ़ेद करने के लिए खोला था, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, और ये भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक शक्ल है। और इसीलिए ANF ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
2010 کے تحت بھی انمول اور پنکی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی تھیں اور یہ تحقیقات ستمبر 2021 تک چلتی رہیں۔ ستمبر 2021 میں ANF نے انمول اور پنکی کے دونوں اکاؤنٹ سیز کیے جانے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی اور عدالت کے حکم پر پنکی کے یہ دونوں اکاؤنٹس سیز کر دیے گئے۔ انمول اور پنکی صرف منی لانڈرنگ ہی نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی بلیک منی سے بے نامی جائیدادیں بھی خرید رہی تھی۔ پنکی کے اکاؤنٹ سے جو بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہوئیں ان سے گوادر میں گرین پام ہاؤسنگ پروجیکٹ میں 1 کنال کا پلاٹ اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے اسپورٹ سٹی میں 500 گز کا پلاٹ بھی خریدا گیا۔ بحریہ ٹاؤن پر یاد آیا کہ نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی 1338 ایکڑ اراضی منجمد کر دی ہے جس پر بحریہ گرینز اور مختلف پریسنٹ بننے تھے، جبکہ ملک ریاض کی ذاتی رہائش کے لیے تعمیر کیا گیا علی ولا بھی منجمد کر دیا ہے جو ان کے بیٹے علی ریاض کے نام پر تھا۔ اس سارے گیم میں بھی جو کرپشن کی گئی ہے اس کے ڈاکومنٹ بھی ہاتھ لگ گئے ہیں، جلد اس پر بھی پروگرام کروں گا۔ ابھی واپس انمول اور پنکی پر آتے ہیں۔ پنکی نے یہ بے نامی جائیدادیں کسی ناصر علی خان والمنظور احمد کے نام پر خریدی تھیں۔ یہ کوئی اور ناصر ہے، پنکی کا بھائی ناصر بلوچ نہیں۔ ANF نے ناصر علی خان کو اینٹی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران نوٹس کر کے طلب کیا لیکن وہ پیش نہیں ہوا، جس پر ANF نے عدالت میں ان بے نامی جائیدادوں کو بھی منجمد کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ پنکی کے بھائی ناصر بلوچ اور نسیمہ بی بی کے خلاف ازداد منشیات کی عدالت میں مقدمہ چلتا رہا لیکن کچھ دن بعد ہی دونوں کی ضمانت ہو گئی اور ضمانت کے بعد نسیمہ بی بی کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عدالت نے اسے مفرور ملزم قرار دے دیا، جبکہ عدالت ہر سماعت پر انمول اور پنکی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیتی رہی، لیکن انمول اور پنکی کبھی ANF کے ہاتھ نہیں لگی، یہاں تک کہ 13 جنوری 2022 کو عدالت نے اسے اور اس کے بھائی ریاض بلوچ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ پنکی کا دوسرا بھائی ناصر بلوچ ہر سماعت پر عدالت میں پیش ہوتا لیکن 2020 میں وہ اچانک غائب ہو گیا اور اس کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ناصر کو لاہور میں اقبال ٹاؤن پولیس نے منشیات کے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے اور وہ سینٹرل جیل لاہور میں ہے، اور یہ وہی مقدمہ ہے جس میں انمول اور پنکی بھی پکڑی گئی لیکن رشوت دے کر چھوٹ گئی تھی اور بعد میں اس نے اسی پولیس آفیسر سے شادی کر لی تھی جس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ اور جب رشتہ قائم ہو جائے تو مقدمہ کب قائم رہتا ہے؟ لہٰذا جنوری 2021 میں پنکی کے بھائی ناصر بلوچ کو لاہور میں بننے والے منشیات کے مقدمے سے باعزت بری کر دیا گیا اور یہ بات ناصر بلوچ نے خود کراچی میں ازداد منشیات کی عدالت میں پیش ہو کر بتائی۔ ستمبر 2021 میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے ناصر بلوچ کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی، لیکن دسمبر 2021 میں اس درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے ANF کی یہ درخواست مسترد کر دی، لیکن اتنا ضرور کیا کہ وزارت داخلہ کو حکم دے دیا کہ ناصر بلوچ کا نام ECL میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ لیکن جناب، جس کا دھندا ہی پاکستان میں ہو وہ ملک سے بھاگ کر کیا کرے گا؟ لہٰذا ناصر بلوچ نے پاکستان میں ہی رہ کر اپنی بہن کے ساتھ مل کر پاکستانیوں کی رگوں میں زہر اتارنے کا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ انمول اور پنکی کراچی میں گرفتار نہ ہو گئی۔ پنکی کی گرفتاری کے بعد میڈیا میں بہت کچھ چل رہا ہے جو آپ کو دیگر ذرائع سے پتہ چل ہی رہا ہوگا، لیکن یہ انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہے اور ایسی مزید انویسٹیگیٹو اسٹوریز اس ٹاپک پر میں کرتا رہوں گا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک جرم باقی ہے۔